नमस्कार दोस्तों, फिनिक्यू एआई में आप सभी का स्वागत है। तो 9 मार्च 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक कह सकते हैं काफी एक्शन पैक दिन था। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट, और अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो देखकर सोच रहे हैं कि अरे ये सब लाल क्यों हो गया और मन में थोड़ी घबराहट है, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम इस गिरावट को डीकोड करेंगे और सबसे जरूरी ये समझेंगे कि अब आगे क्या करना है। और होता क्या है ना कि जब टीवी और न्यूज़पेपर्स में ऐसी हेडलाइंस आती हैं, ब्लड बाथ, क्रैश, निवेशकों के लाखों करोड़ डूबे, तो डर लगना बहुत नेचुरल है। अरे बाप रे, ये शब्द सुनकर तो किसी की भी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। लेकिन यहीं पर फर्क आता है। एक समझदार इन्वेस्टर डर से नहीं बल्कि डेटा और डिसिप्लिन से फैसले लेता है। तो मन में दो सबसे बड़े सवाल आते हैं। पहला, आखिर ये मार्केट गिर क्यों रहा है? और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि एक इन्वेस्टर को अब करना क्या चाहिए। तो इस पूरी बातचीत में हम आपके मन में चल रहे इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस गिरावट के पीछे का क्यों क्या है। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हो रहा। इसके पीछे ना कई ग्लोबल और डोमेस्टिक कारण एक साथ काम कर रहे हैं। 9 मार्च को बीएसई सेंसेक्स में करीब 2218 पॉइंट्स की भारी गिरावट देखने को मिली। अब ये एक दिन में काफी बड़ी गिरावट है और जाहिर है इसी ने मार्केट में एक चिंता का माहौल बना दिया। तो जो सबसे जरूरी सवाल है वो यही है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, इस गिरावट का कोई एक विलन नहीं है, बल्कि इसके पीछे 4 बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है, उससे दुनिया भर के मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का माहौल है। दूसरा, इसी टेंशन की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पास पहुंच गई हैं। अब भारत जैसा देश जो अपना ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, उसके लिए ये एक बड़ी नेगेटिव खबर है। तीसरा कारण है एफआईआईज की सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब विदेशी निवेशक, उन्होंने 6 और 9 मार्च को मिलाकर 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिकवाली की है। और जब एफआईआईज पैसा निकालते हैं ना, तो मार्केट पर प्रेशर तो बनता ही है। और चौथा, इंडियन मार्केट्स पिछले कुछ समय से वैल्यूएशंस के हिसाब से काफी महंगे हो गए थे, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस। तो ऐसे में एक करेक्शन की उम्मीद तो कह सकते हैं पहले से ही की जा रही थी। ठीक है, तो अब अगला सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि क्या ये एक मार्केट क्रैश है या फिर एक नॉर्मल करेक्शन। देखिए, इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसी पर डिपेंड करती है। तो चलिए इन दोनों में फर्क समझते हैं। करेक्शन का मतलब होता है जब मार्केट अपने रीसेंट हाई से, मतलब अपनी ऊंचाई से 10% तक नीचे आता है। ये एक नॉर्मल और कह सकते हैं कि हेल्दी प्रोसेस है। ये मार्केट से जो एक्स्ट्रा गर्मी होती है ना, उसे निकालता है और वैल्यूएशंस को रीजनेबल बनाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रैश एक बहुत बड़ी और अचानक आई गिरावट होती है, अक्सर 20% से भी ज्यादा की। ये बहुत रेयर होता है और किसी बड़े इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का सिग्नल देता है। तो अभी जो हो रहा है वो एक टेक्स्ट बुक करेक्शन की कैटेगरी में आता है, क्रैश की नहीं। और ये जो आंकड़े हैं वो इस बात को और भी क्लियर कर देते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 2 से 3% की गिरावट है। मिड कैप्स में 3 से 4% और स्मॉल कैप्स में करीब 4 से 6% तक की गिरावट देखी गई है। अब स्मॉल कैप ज्यादा इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। और यहीं से ये बात भी साफ हो जाती है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना कितना जरूरी है। एक बैलेंस्ड अप्रोच, मान लीजिए 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप, ये ऐसी गिरावट के झटकों को सहने में काफी मदद करता है। ओके, तो अगला सवाल ये है कि मार्केट और कितना गिर सकता है। देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखे हुए हैं। ये वो लेवल्स हैं जहां मार्केट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सकती है। पहला सपोर्ट है 23,500 के आसपास। अगर मार्केट इससे भी नीचे जाता है तो फिर 23,000 और 22,500 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। और एक एक्सट्रीम सिनेरियो में, मतलब बहुत ही खराब हालत में, 21,800 का लेवल भी पॉसिबल है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, ये लेवल्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन इनसे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि मार्केट कहाँ पर जाकर रुक सकता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इस माहौल में एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, बाय, सेल या होल्ड? चलिए स्मार्ट इन्वेस्टर की प्लेबुक खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो एसआईपी इन्वेस्टर्स का होता है, मेरी एसआईपी 2 साल से चल रही है,
अब वो लाल निशान में आ गई है। क्या मुझे इसे रोक देना चाहिए? मुझे यकीन है ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा, और इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका कारण है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसे ऐसे समझिए, जब बाजार में सब्जी सस्ती होती है तो उतने ही पैसों में आप ज्यादा सब्जी खरीद सकते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही जब मार्केट नीचे होता है तो आपके एसआईपी के फिक्स्ड अमाउंट में आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इससे होता क्या है, आपकी खरीद की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, और जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो यही सस्ते में खरीदी हुई यूनिट्स आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगी। तो एसआईपी रोकना नहीं है, बल्कि एसआईपी को अपना काम करने देना है। यही तो उसकी असली पावर है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ऐसी गिरावट को अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स या फंड्स को जमा करने का, एक्यूमुलेट करने का मौका मानते हैं, जबकि ज्यादातर लोग डर कर बेच देते हैं, जो अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तो सवाल ये है कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अभी कर क्या रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला, वो पैनिक में आकर अच्छी कंपनियों के शेयर्स बिल्कुल नहीं बेच रहे। दूसरा, वो अपनी एसआईपीज चालू रख रहे हैं ताकि कम भाव का फायदा मिले। तीसरा, अगर उन्हें और पैसा लगाना भी है तो वो एक साथ सारा पैसा नहीं डाल रहे, वो स्टैगर्ड मैनर में, मतलब किश्तों में खरीदारी कर रहे हैं। चौथा, उनका पूरा फोकस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों पर है जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो। और पांचवां, वो ये पक्का कर रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो। और जब बात डाइवर्सिफिकेशन की आती है तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस गिरावट में भी बाकियों के मुकाबले ज्यादा मजबूती दिखा रहे हैं। इनमें शामिल हैं फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये जरूरत का सामान बनाते हैं और इनकी डिमांड पर इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता। आईटी सेक्टर को भी मजबूत माना जा रहा है, और साथ ही इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है उसे देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर भी नजर रखी जा सकती है। चलिए अब इस शॉर्ट टर्म की उठापटक से जरा बाहर निकलते हैं और एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा कमाने का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट बुरी तरह से गिरा, सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही सालों में मार्केट ने ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि नए हाईज भी बनाए। फिर याद कीजिए 2020 कोविड क्रैश, लोअर सर्किट लग रहे थे, सब तरफ पैनिक सेलिंग हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इंडियन मार्केट्स ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली दिखाई। ये एग्जाम्पल्स हमें क्या सिखाते हैं? यही कि मार्केट करेक्शंस ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स इन तूफानों में टिके रहते हैं ना, लंबी रेस में जीतते भी वही हैं। और आखिर में महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे का वो फेमस कोट, जब दूसरे लालची हो रहे हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। आज मार्केट में डर का माहौल है, और ये एक डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सोचने का समय है, घबराने का नहीं। तो उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको क्लैरिटी और थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस पेशकश को लाइक करें और FinIQ AI को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, हम जानना चाहेंगे इस गिरावट में आपकी SIP का रंग क्या है, लाल या हरा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक स्टे काम एंड स्टे इन्वेस्टेड।